दोस्तों कैसे हैं आप सब। हेलो, कैसे हो आप सब? ये कैसी ज़िंदगी हो गई है हमारी। लॉकडाउन वन में तो ठीक था, अब लॉकडाउन टू में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है और बहुत बोरिंग हो गया है। ना कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं, ऑफिस भी नहीं जा पा रहे। तो तुम कौन सा ऑफिस जाते थे? घर से ही तो काम करते थे। वैसे और बाहर घूमने की बात तो तुम छोड़ ही दो। बड़ा तुमने हमें कहीं बाहर घुमाया है? वैसे साक्षी सब सही कह रहे हैं, पोल्यूशन काफ़ी कम हो गया। इतना कम हो गया कि मुझे तेरा असली चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है। क्या मतलब? खैर वो छोड़ो, इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं। लॉकडाउन का लॉजिक क्या है। लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ये सिर्फ हमारी गवर्नमेंट को एक प्रिपरेशन टाइम चाहिए था, क्योंकि अ, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, इटली, यूएस, स्पेन, फ्रांस, इन कंट्रीज़ में हमारे से कहीं ज़्यादा बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये बहुत एडवांस कंट्रीज है इनके पास। और इंडिया ने लॉकडाउन तब अनाउंस कर दिया था, अब इंडिया में टोटल 500-600 केसेस थे। तो वर्ल्ड बैंक के सर्वे के अकॉर्डिंग 2011 का सर्वे है, इंडिया में 1 लाख लोगों पे सिर्फ 70 हॉस्पिटल बेड्स थे। ठीक है। और यूएस में 290 हॉस्पिटल बेड से, इंडिया से लगभग 4 गुना ज़्यादा। और इटली जैसी कंट्री में 350 हॉस्पिटल बेड पर 1 लाख पर पीपल। सो अब ये देखिए कि हम ठीक है, वो नंबर इम्प्रूव हुआ होगा डेफिनेटली, बट यहाँ पे अगर इम्प्रूव हुआ है तो वहाँ पे भी इम्प्रूव हुआ होगा। बट ये देखिए कि अभी भी हमारे पास जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन कंट्री से लगभग 4 गुना या 5 गुना कम है। तो अगर यही जो पैंडमिक है, इंडिया में हम लोग लॉकडाउन अनाउंस नहीं करते और बिना अनप्रिपेयर्ड रहते, तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती गवर्नमेंट के लिए मैनेज करना। और ठीक है, इसका एक इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा उठानी पड़ेगी हम सबको, बट इकोनॉमिक्स इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट दैन ह्यूमन लाइफ, ये हम सबको समझना होगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हो। जो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, ये उन लोगों ने हमारे लिए ही लिया है। हम लोगों को मतलब हम लोगों को सोच के ही कि हम लोगों की सेफ्टी के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया है। और इस टाइम को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं। ये टाइम है जिसमें हम लोग सब घर पे हैं, सो वी कैन डेवलप अ न्यू स्किल। या फिर आप कोई हॉबी फॉलो करना चाहते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आप नहीं कर पा रहे थे। कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं। और आप कोई मूवी देखना चाहते हैं तो मूवी देख सकते हैं। कोई बुक पढ़ना चाहते थे बहुत टाइम से तो वो बुक पढ़ सकते हैं। आजकल मैं लोगों के पोस्ट देखती हूँ, लोग नए नई डिशेस ट्राई कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये टाइम हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम नया स्किल, नई हॉबी, न्यू ट्रेनिंग्स, न्यू लर्निंग्स ले सकते हैं। और जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा, डेफिनेटली हम लोग सब मिल के वी विल कम आउट स्ट्रॉन्गर। सो टुगेदर वी विल हैव टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस टाइम पर ये इवेंट ने अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस नहीं समझाए तो कोई और इवेंट आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस नहीं समझा सकता। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। जैसे ही हम फाइनेंशियल प्लानिंग का नाम सुनते हैं, हम लोग लोग सोचते हैं म्यूचुअल फंड्स, लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर करें, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, एसआईपी, ये सब काफ़ी कंफ्यूजिंग है नहीं, बट बना दिया गया है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग के जो स्टेप्स हैं, पहले आपको अपनी सिचुएशन असेस करनी है। असेसमेंट में आपको देखना है कि आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं, इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, इन टर्म्स ऑफ टर्म डिपॉजिट्स या फिक्स डिपॉजिट्स या रिकरिंग डिपॉजिट्स, इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। इंश्योरेंस पॉलिसीज में प्योर इंश्योरेंस पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, इनको इंडोमेंट पॉलिसीज या मनी बैक पॉलिसीज भी बोलते हैं। वो देखिए आपके पास क्या है। और फिर आप देखिए कि आपके पास कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं और कौन से आपके पास डायरेक्ट इक्विटी मतलब डायरेक्ट स्टॉक्स हैं। तो ये सब चीज़ें आपको असेस करनी है। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके पास हर वक्त 6 महीने का इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड मतलब 6 महीने का आपका जो खर्चा, मंथली खर्चा जो है, आपके पास 6 महीने का हमेशा रेडी होना चाहिए। रेडी मतलब या आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट में होना चाहिए या फिर किसी लिक्विड फंड में, या किसी ऐसे कैसे किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जो बिल्कुल एक्सेसिबल हो। अगर आज आपको
वो पैसे चाहिए इमीडिएटली, तो आप उसको इमीडिएटली निकाल सकें। ये नहीं कि आप उसमें एफडी में लॉक किए हुए हैं आपने और आप एफडी तोड़ रहे हैं या कुछ, और मान लीजिए एफडी, कई बार एफडी भी ऐसा होता है कि एफडी लीन मार्क हो जाती है, तो एफडी लीन मार्क हो गई तो आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे और उतना इमरजेंसी में टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो ये भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ के क्या क्या लूप होल्स हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना इमरजेंसी फंड प्रिपेयर करना है। मिनिमम 6 मंथ्स, लगभग 1 साल का करेंगे तो इट विल बी मोर हेल्दी। दूसरी बात, आपके पास प्योर इंश्योरेंस, प्योर टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस की वैल्यू आपको खुद डिसाइड करनी है। जनरली सब लोग 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे फिगर्स का लेते हैं, बट ये भी एक जनरली मिस सोल्ड चीज़ है, गलत तरीके से सेल की जाती है कि 1 करोड़, क्या 1 करोड़ से आपकी सेफ्टी हो जाएगी या आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की सेफ्टी हो जाएगी अगर आप नहीं रहेंगे तो ये चीज़ आपको असेस करनी है। इसमें भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। और तीसरी चीज़ प्लान्स रहते हैं मेडिकल इंश्योरेंस, और अगर आप एक एम्प्लॉई हैं जिसके आपके पास प्लान्स ऑलरेडी हैं तो आप सुपर टॉपअप प्लान ले सकते हैं विद सम डिडक्टेबल लिमिट। ये असेसमेंट हो गई हमारे एसेट्स की। अब हमको असेसमेंट करनी है हमारी लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ बहुत फॉर्म्स में हो सकती हैं। क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़, ओवर ड्यूज़, क्रेडिट कार्ड पे लोन्स, पर्सनल लोन्स, होम लोन, कार लोन। तो आपको ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले वो लोन क्लियर करने हैं जिनके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। जिन लोगों के पास सिर्फ होम लोन है तो क्या उनको अपना होम लोन क्लियर कर देना चाहिए? ये अच्छा क्वेश्चन है। होम लोन की प्रीपेमेंट के बारे में कब सोचना चाहिए? तो होम लोन की प्रीपेमेंट, जैसे अभी 2-3 फैक्टर्स हैं इसमें। एक तो होम लोन जो है वो सबसे सस्ता लोन होता है, सबसे सस्ता रिटेल लोन होता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, इसमें टैक्स बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, अभी जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रहे हैं। आपने देखा होगा आरबीआई ने रेट कट किया था अभी, और अभी रिवर्स रेपो रेट फिर से कम किया, तो आपके सबके होम लोन के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो कम हो गए होंगे। जिनका भी रेपो रेट लिंक्ड होम लोन होगा, 2 फॉर्म्स में आता है, एक MCLR, एक रेपो रेट लिंक होता है। तो जिनके भी रेपो रेट लिंक्ड होम लोन हैं वो उनके रेट इमीडिएटली डाउन हो गए होंगे। और अभी कंडीशन ऐसी है कि आरबीआई या गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिसमें विद इन 1 और 2 ईयर्स लिक्विडिटी पंप करनी है उनको। तो लिक्विडिटी पंप कब करेंगे, कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि जब लोन सस्ते होंगे, क्रेडिट इजी मिलेगा लोगों को, तो लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, उनको बिजनेसेस चलाने को मिलेंगे। तो अभी डोंट रश टू प्रीपे योर होम लोन, डोंट रश, इट विल कम डाउन फर्दर इन 1 और 2 ईयर्स, ठीक है। हर क्वार्टरली रिवीजन होता है, आपको फिर से मौका मिलेगा होम लोन रेट कट होने का। बट जैसे ही इकोनॉमी ट्रैक पे आएगी उसी समय आपके रेट, जो गवर्नमेंट आरबीआई की जो पॉलिसीज हैं, रेट इम्प्रूव बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो आप होम लोन प्रीपे कर सकते हैं। दैट विल बी अ गुड टाइम टू प्रीपे योर होम लोन, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट अ गुड टाइम। You should make use of the reduced interest rates, और जो further reduce होंगे। होम लोन जो ऑफ कोर्स एक होम या फ्लैट या मकान बनाने के लिए लिया जाता है, it is considered to be an appreciating asset over period of time, definitely with inflation को फैक्टराइज कर लेंगे, सर्कल रेट को फैक्टराइज करेंगे, डेफिनेटली you will never lose money on रियल एस्टेट इन स्पैन ऑफ 20 और 30 ईयर्स। सो 20-30 ईयर्स का आपका होम लोन होता है, जनरली होता है। लोग 20 साल का लेते हैं ऑन एन एवरेज। सो 20 साल बाद यू आर पेइंग EMI ऑन एन एप्रिशिएटिंग एसेट, दैट्स नॉट अ बैड थिंग, प्लस यू आर गेटिंग एट अ चीपर रेट, दैट्स इवन बेटर पॉइंट। कार लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लोन्स या पर्सनल लोन्स, दे आर ऑल डिप्रिशिएटिंग एसेट्स, सो दे शुड बी क्लियर्ड ऑफ एज soon as possible. If you have a spare, for example 1 lakh rupees, and you are thinking to put it in an FD,
आई वुड रादर से क्लियर ऑफ योर कार लोन और क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन, क्योंकि आपका एफडी का रेट आज की डेट में 6-6.5% होगा, और कार लोन या पर्सनल लोन का जो रेट होगा दैट में अराउंड 10% और मोर। सो उसको पहले क्लियर कीजिए। तो ये तो हो गई असेसमेंट की बात। अब करते हैं एक्शन। एक्शन कैसे करना है? अभी एक्शन के लिए आप आरबीआई के जो टैक्सेबल बॉन्ड्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे आर गिविंग यू 7.75% फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड दे विल बी the money will be kept with RBI. You know, RBI is like sovereign guarantee. Sovereign guarantee मतलब कंट्री की गारंटी है। कंट्री फेल होगी तो आपका पैसा डूबेगा, जो कि वेरी अनलाइकली 7.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 1,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू है। 1,000 रुपये पे 1,703 रुपये मिलते हैं 7 साल बाद। 7 साल का फिक्स्ड ड्यूरेशन है, और ये टैक्सेबल है हालांकि, बट आज की डेट में इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। और 10 लाख रुपए लगाएंगे आप तो 7 साल बाद आपको 17 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब हर साल का आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। काफ़ी अच्छी स्कीम है। और 7.75% जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, तो इसका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है 7.9% ईयरली। तो ये एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है आज की डेट में इन्वेस्ट करने के लिए। 7.75 पे आप अपना पैसा लॉक करके छोड़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। सो वी आर विद दिस टिप वी आर साइनिंग ऑफ एंड लिविंग यू हंग्री फॉर मोर। सो साहिल इसके बाद 2-3 वीडियोस और शेयर करेंगे जिसमें वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे और ऐसे ही टिप्स आपको देंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं इस टाइम पे। यूज़ दिस टाइम फॉर योर फिनेंशियल प्लानिंग। ये काफ़ी अच्छा टाइम है उस चीज़ के लिए। और टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए। गवर्नमेंट जो भी प्रिकॉशंस आपको कह रही है वो ज़रूर लीजिए। बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाइए। सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ध्यान रखिए, और अपनी हॉबी और अपना स्किल और फिटनेस जिस पे भी आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिए। और टिल देन आर श्रीलंका ट्रिप सीरीज़ इज़ लाइव, सो अगर टाइम मिले तो उसे ज़रूर देखिए, इन्जॉय कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हम लोग आपके लिए और वीडियोज़ लाते रहेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय। बाय गाइस।